लेट्स फाइट बयानबाजी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए और कांग्रेस सरकारों द्वारा लागू किए गए अधिकारों का श्रेय भी खुद लेने की कोशिश की। खड़गे ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से लेकर शिक्षा का अधिकार तक कांग्रेस लेकर आई, लेकिन मौजूदा सरकार इन उपलब्धियों को नकारते हुए इसका श्रेय खुद लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमने नाम नहीं बदले, लोगों का जीवन बदला है। एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया। हमने इंसान को उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अगले 1 वर्ष में देश के 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को AI स्किल से लैस किया जाएगा ताकि वह इस क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर सके। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि ट्रंप सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि वह 1 मिनट में भारत के प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्रंप के कथित बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं तो मोदी कथित तौर पर उनसे कहते हैं, यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। राहुल गांधी ने इसके बाद जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि ट्रंप के पास ऐसी संवेदनशील जानकारी है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में हैं। उन्होंने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी पूरी सच्चाई ट्रंप के पास है। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पब्लिक में कहता है, खुल के ट्विटर पे कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो करियर है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं।
और उसने कहा कि जब मैं कभी उससे बात करता हूं, नरेंद्र मोदी से फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर, यस सर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखो कहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाते हैं और कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल ट्रंप के हाथ में है और मोदी की पूरी सच्चाई उसके पास है। सही बात है ना? और उधर उसने अदानी पर केस लगा दिया, क्रिमिनल केस, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं। अदानी जो कंपनी है वो बीजेपी का फाइनेंशियल पैसे का सिस्टम है, वो जानता है। तो आमतौर से इसको लोग अदानी कंपनी कहते हैं, इसका सच्चा नाम मोदानी कंपनी है। ये दोनों की है। और डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया, उसने पकड़ लिया, यूएस डील करा दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी भर्तियों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठाए। ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बातचीत में रामदेव ने कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है और व्यवस्था में मौजूद गड़बड़ियों को लेकर जल्द दूर करने की जरूरत है। रामदेव ने स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ टीचर, बिजली, पानी, किताबें और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने नकल और पेपर लीक की घटनाओं पर भी चिंता जताई। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार के थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक बयानों को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सके। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें हर स्टेटमेंट से बचना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे भाजपा लाभ उठाए। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे
एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेके बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हमको बोलना। तो भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। हमने तो किताबें छपवाई थी, सोचिए आप, बताओ नौकरी की किताबें छपी कि नहीं छपी हम लोगों ने, और हर विभाग में कैसी लूट हुई वो भी छापा। इसलिए अपने नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर निशाना साधते हुए उनके द्वारा राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल की गई अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल जैसी भाषा पर सवाल उठाए। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में जयराम रमेश ने कहा कि करीब 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते थे। उन्होंने दावा किया कि उस समय संसद में जब अर्बन नक्सल की परिभाषा को लेकर सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री की ओर से जवाब दिया गया था कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं है और अर्बन नक्सल कोई अलग श्रेणी नहीं है। पहले उन्होंने 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया। वंदे मातरम वाला जो, देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे, और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं, इसमें कोई वाद विवाद फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.